इसका वैद्युत आवेश आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक। इसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत आवेश का मात्रक। इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है कैसे। ठीक है, तो जानने के लिए सबसे पहले चीज हम लोग जानेंगे कि कितने कितने तरीके से इसके मात्रक निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास 9th में या हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि मात्रक प्रणाली में एक होता है एमकेएस प्रणाली, ठीक, एक होती है सीजीएस प्रणाली, एक होती है एफपीएस प्रणाली। ठीक है, और इन तीनों को देखने के बाद एक और सिस्टम आया जो आया कि इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये सारी प्रणाली होती है और इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसकी मात्रा को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे मापन के वैद्युत आवेश को मात्रक के रूप में अगर हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मात्रक हम लोग समझेंगे एम के एस ए सिस्टम में। ठीक है, एम के एस सिस्टम में इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में आपका मीटर होगा। ठीक, मीटर के बाद फिर क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक, के साथ फिर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, और सेकंड के साथ साथ एम्पियर होगा। ठीक, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसका अगर मात्रक देखेंगे तो मीटर का आपको पता ही होता है क्या होता है। देखिए मीटर का होगा लंबाई, यहाँ पर मात्रक इसका मीटर का लंबाई होगा, और किलोग्राम का होगा मास द्रव्यमान, और ये सेकंड का तो सेकंड समय के लिए दिया गया है ये। ठीक है, और ये एम्पियर आपका दिया गया है वैद्युत धारा के लिए। ठीक, वैद्युत धारा के लिए दिया गया है। ये चीजें आपको इसमें बताई गई। ठीक है, अब फिर आगे समझते हैं इसमें इसके मात्रक को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है इसकी मात्रक को समझने के लिए कि इसका जो मात्रक होता है वैद्युत धारा का, देखिए क्या होता है, वैद्युत आवेश बटे समय, वैद्युत आवेश बटे समय। ठीक है, ये इसका होता है मात्रक, वैद्युत आवेश बटे समय। ठीक है, अब ये तो हो गया ये फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है वो हो गया। अब इसको अगर हम लोग मात्रक में लिखेंगे तो ये वैद्युत धारा आपका हो जाएगा, या वैद्युत आवेश अगर इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, वैद्युत आवेश धारा दिया गया है तो इसका मतलब 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर इस धारा की मात्रक हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा समय का सेकंड। ठीक, तो ये आवेश यानी कि 1 कूलाम इक्वल टू, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, 1 एम्पियर 1 सेकंड। ठीक है, तो वैद्युत धारा इस तरीके से होती है, जो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत आवेश, और वैद्युत आवेश बराबर 1 एम्पियर 1 सेकंड, यानी कि 1 कूलाम बराबर 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत धारा का, वैद्युत आवेश की मात्रक। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों को इसमें समझेंगे, जैसे अब इसके आगे जो दूसरा टॉपिक है आता है हम लोग का मूल आवेश। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं मूल आवेश के बारे में। ठीक है, तो मूल आवेश एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो हमें कुछ ना कुछ हमेशा दी हुई है। ठीक है, तो ये जो मूल आवेश होता है ये सबसे छोटा मात्रक है। ध्यान रखिए, जो मूल आवेश है ये क्या है, आवेश का एक बहुत ही छोटा मात्रक। ठीक है, बहुत छोटा मात्रक क्यों कहा गया आपको समझाएं। देखिए बताया जाता है कि छोटे से छोटे आवेश, ठीक है, छोटे से छोटे जो आवेश होते हैं उनको भी आवेशित कण जो चार्ज करता है वो ही होता है एक यूनिट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो उसको क्या करता है, चार्ज करता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इससे हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। ये प्राकृतिक की ही देन है इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको समझिए कैसे। शुरू शुरू में हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कूलाम के नियम, उस पर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति में आपको बताए थे कि आवनुस की क्षण, और जब बिल्ली की खाल और आवनुस की क्षण को एक साथ घर्षण किया जाता है तो उस पर चार्ज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज किस तरीके से आते हैं, तो ये प्राकृतिक की ही देन है कि ये चार्ज क्या होते हैं, एक तरीके से संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इन सबका सबसे छोटा क्या है, एक तरीके से मात्रक समझा जा सकता है।
अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, जिसमें आप आवेशित गोलीय पढ़ेंगे, ठीक है, आवेशित बूंद या आवेशित गोलीय पढ़ेंगे, ठीक है। आवेशित बूंद जिसमें एक तेल की बूंद रहेगी, मतलब जो उसको आवेशित करके जब किसी पे गिराया जाता है तो किस तरीके से वो धारा को क्या करती है, परिवर्तित करती है अपने, ठीक है। इसको आवेशित बूंद में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो इस तरीके से बताया जाता है। अब फिर आगे हम लोग समझेंगे कि अगर ये आवेशित कणों में और कुछ कण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं इसको समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आप समझिए जैसे प्रोटॉन हो गया, फिर उसका न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, या फिर और सारे पार्टिकल जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा, ये सारे पार्टिकल ऐसे हैं, ठीक है। जैसे न्यू इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे एक तरीके के पार्टिकल ही हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे आपका 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, यहीं आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बताया जाता है कि जो वैद्युत आवेश के की जो निश्चित रूप होती है वो कभी भी विभाजित नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा कि जो वैद्युत आवेश की एक निश्चित रूप है, क्या है, निश्चित। अब निश्चित रूप क्या है, निश्चित रूप जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सभी तरीके से निश्चित रूप में है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और ना ही इन्हें क्या किया जा सकता है, ना इन्हें विभाजित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। न इसको विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसका कोई क्या होता है, इसके निश्चित रूप में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और आवेश की सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखिएगा कि आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आवेश की सबसे छोटी जो इकाई हो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा और गामा आता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आगे फिर समझते हैं। ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का कुछ वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कुछ मान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है या आवेश जो होता है 1.67 × 10⁻⁻19 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश इसको कह सकते हैं, ठीक। तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ठीक। ये चीज बताई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ चीजों को कि किस पे कौन कौन से चार्ज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उस पर निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन के बाद जो आपके प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पर उस पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपके अल्फा कण होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज पाए, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है। ये किस तरह से होती है, कैसे होती है, इसको हम लोग आगे आपके इसी 12th क्लास में जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे अर्धचालक के लिए, तो उसमें आपको बताया अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल के बारे में कि किस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या करता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कूलाम के नियम के बारे में, ठीक है, कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम कहाँ के थे, कैसे थे, किस तरीके से इनका नियम काम करता है, इस सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जी कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे, ठीक। तो कूलाम के बारे में कुछ जानेंगे कि कूलाम 1784 के करीब में, ठीक है, 1784 या 85 ईस्वी के करीब में, ठीक है, वो कहाँ के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया। मतलब कूलाम जो थे वो इस नियम को 1784-85 के बीच में इन्होंने इस नियम को बताया। और कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने क्या बताया उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जब कहीं पर दो आवेश, जैसे ये दो आवेश दिए गए, एक धारा के रूप में ये क्या दिया गया है, दो आवेश दिया गया है। एक आवेश है Q1 और एक है आवेश Q2। ये दो धाराएं दी गई हैं, ठीक है, ये दो धाराएं दी गई हैं। अब बताया जाता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है, जब कभी भी आवेश, सबसे पहले हम लोग इसको कुछ समझेंगे और चीजों के बारे में। क्या समझेंगे कि आवेश में कैसे आकर्षण, कैसे प्रतिकर्षण होता है, तभी आवेश समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए, जो आवेश होता है आपका, ठीक है, आवेश के पास होता है, जिस आवेश कोई भी होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, क्योंकि तभी उसके अंदर चार्ज है।
तो अब सबसे पहली चीज ये कि किस तरीके से प्रतिकर्षण करता है, ठीक है, और किस तरीके से आकर्षण करता है, ठीक, इस चीज को हम लोग समझेंगे। इसको कहा जाता है मतलब प्रतिकर्षण और ये आकर्षण, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जब बताया जाए कि जब दो दो चीजें परस्पर समान रूप से हो, किस तरीके से हो, परस्पर समान से हम आपको समझाएं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इसको समझने के लिए कि एक साउथ पोल है, एक साउथ पोल है, और एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो आपने देखा होगा कि साउथ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण की रिपल्सन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका साउथ और साउथ पोल है, दोनों रिपल्सन करते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल क्या करते हैं, आकर्षण अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो दोनों अट्रैक्शन करते हैं। उसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है इसको समझेंगे पहले। देखिए, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग करंट कैसे लगता है, ठीक है। तो करंट लगने का यही सबसे बड़ा कारण होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे शरीर से जो चुंबकीय क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन में जो पाया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो घर्षण करेगा, ठीक है। कोई भी चीज जब चलेगा तो उसके अंदर घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आप छोटी सी चीज को समझिए, अपने ठंडियों में अपने हाथ को जब रगड़ते हैं तो एक घर्षण उत्पन्न होता है, इससे आपके हाथ में क्या होती है, गर्माहट शुरू हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एक घर्षण उत्पन्न होगा, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन जब घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण से ईएमएफ जन्म लेता है। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है। तो जब ये जन्म लेगा तो वहां पर ऑटोमेटिक ही क्या होगा, आकर्षण का काम करेगा। क्या काम करेगा, आकर्षण का काम करेगा, प्रतिकर्षण का काम करेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हर किसी को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, लेकिन आकर्षित करने का काम ज्यादातर उन्हीं चीज मतलब प्रयास तो करते सब चीजों को आकर्षित करने का, लेकिन जैसे प्लास्टिक, कागज, ये सब हो गए, सब हो गए, इसके क्या चीज, परावैद्युतांक, इसको हम लोग आज समझेंगे। और ठीक, इन सब चीजों को आकर्षित नहीं करते। लेकिन जैसे लोहा हो गया, या शरीर हो गई हम लोगों की, ठीक है, या और सारी चीजें हो गई, ठीक, जो जैसे सोना चांदी, ये सब चीजें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो इस तरीके से बताया कि कूलाम ने चीज बताया कि एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करते हैं, तरीके से आकर्षित करते हैं, और साथ ही साथ विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित भी करने लगेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित भी करने लगते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके दोनों, इनके सबके सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक प्रकार का बल काम करता है। क्या काम करता है, बल। एक प्रकार का क्या काम करता है, बल काम करता है, ठीक है। और ये बल जो होता है उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं वैद्युत बल। क्या होता है, ये वैद्युत बल होता है, ठीक। समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कि इनके अंदर एक तो प्रकार से घर्षण भी काम करता है, ठीक है। घर्षण जब घर्षित होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है, और उसके कारण से जब वो घर्षण होगा तो कहीं ना कहीं बल भी काम करेगा, ठीक है। तो जब बल काम करता है तो कौन सा बल काम करता है, वैद्युत बल काम करता है, ठीक है, वैद्युत बल काम करता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आवेश जो है वो निर्वात में के बीच में भी वैद्युत बल लगता है। जैसे आप समझिए क्या बता रहे हैं वहां पर कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये अगर निर्वात है कहीं पर, निर्वात जैसे मतलब क्या, निर्वात मतलब जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा पर, ठीक, जिसको वैक्यूम कहा जाता है। जैसे कहीं पर मान लीजिए निर्वात है, तो निर्वात के बीच में भी ये इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है वो वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रकाश, जब बारिश होने लगती है तो आपने देखा होगा पहले ध्वनि सुनाई देती होगी कि आवाज। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग को आवाज सुनाई पड़ती है कि ये प्रकाश, इसके बारे में अगर लोग समझेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा के पास तो निर्वात है, ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो हमें पता है कि प्रकाश की गति जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, ये हमें पता है। इसी तरीके से अगर हम लोग ध्वनि की आवाज को भी देखें तो ध्वनि की आवाज के 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, ठीक। तो हम लोग को पहले देखिए, पहले हमें प्रकाश सुनाई देता है, उसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है, इसी तरीके से तो होता है। तो उसी तरीके से जब चंद्रमा पर निर्वात होता है तो वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जब वहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक जगह पर विद्यमान है, और वो हर एक तरीके से अपनी गति के अनुसार क्या करते हैं, काम करते रहते हैं आगे चलकर, ठीक। तो इसलिए बताया जाता है कि वैद्युत आवेश जो है वो निर्वात में भी चलने का काम करते हैं, और उनको चलाता कौन है, उनका वैद्युत बल, ठीक है। उनको कौन चलाता है, उनका
विद्युत बल चलाता है। ये सारी चीजों को बताया किसने, कूलाम ने बताया। ठीक है, कूलाम ने बताया आपको कि जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण आकर्षण का भी काम करते हैं। आकर्षण और घर्षण और आकर्षण प्रतिकर्षण का काम करते हैं। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण ही घर्षण का काम करते हैं, और एक घर्षण से ही ईएमएफ पैदा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और साथ ही साथ इनके घर्षण से ही विद्युत बल का निर्माण होता है। ठीक है, और विद्युत बल जो होता है, आप भी समझ सकते हैं, हम लोग शरीर में जो बल होता है जिसको हम लोग ऊर्जा के रूप में जिसको निकालते हैं, और उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, तो इस तरीके से इन सब चीजों को कूलाम ने क्या किया, आवेश के रूप में कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसे यहाँ पे दो आवेश दिया गया Q1 और Q2, तो किस तरीके से ये विद्युत बल या प्रतिकर्षण आकर्षण किस तरीके से दोनों आकर्षित होते हैं, कैसे इनकी दूरी बनती है, कैसे क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। चलिए ठीक, चलिए देखते हैं, कूलाम के नियम को समझेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम ने बताया, कूलाम ने बताया उनके नियम को, उनके नियम क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं जहाँ पर, ठीक है, जैसे Q1 या Q2 और उनकी दूरी R दी गई है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, उनकी दूरी क्या दी गई है, R दी गई है। तो ये दोनों आपके आवेश हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए क्या है आपके आवेश, ये R क्या दी गई है, दूरी दी गई है। तो यहाँ बताया क्या जाता है, उन्होंने क्या बताया कि जब दो बिंदु स्थिर, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल, आपको बता दें कि आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कैसे काम करता है, किस तरीके से ये इस पर काम करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र पर कैसे काम करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, चाहे अनुपाती हो चाहे उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती। समझ लीजिए क्या होता है। देखिए अनुक्रमानुपाती में जैसे मान लीजिए ये हो गया इस तरीके से ए अनुपाती बी, और व्युत्क्रमानुपाती ये इस तरीके से होता है। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया आपका अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि जब कभी भी ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दोनों बलों के बीच की जो बल लगते हैं उनकी जो रेखा होती है उनके अनुदिश होती है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। साधारण भाषा में कहें तो कूलाम के नियम ये होते हैं, बताया भी गया कि जब दो बिंदु आवेश से किसी r दूरी से, कोई दो बिंदु आवेश से Q1 और Q2 और एक दूरी दी गई है, उनके बीच की दूरी जो r है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी करेंगे तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, फार्मूले के रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो बिंदु आवेश इसका यहाँ देखेंगे तो दिया गया है आपका Q1। ठीक है, दो बिंदु आवेश दी गई है Q1 और फिर दिया गया है Q2 दिया गया है। ठीक, और जो ये Q1 और Q2 दिया गया है आपका आवेश, ठीक है, ये दिया गया है आवेश, और साथ साथ इसकी जो दूरी दी गई है वो दी गई है R, ये इसकी दूरी दी गई है R। ठीक है, अब इनके बीच लगने वाला जो बल है वो निकालना है हम लोग को, इनके बीच लगने वाला बल। अब लगने वाला बल यानी कि F, तो F अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों वर्क करेगा। ये यहाँ पर जो लगा है ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब किसके प्रति, तो ये अनुक्रमानुपाती होगा, ये होगा Q1 और Q2 के बीच अनुक्रमानुपाती, लेकिन R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम यहाँ लिख कर दिखाते हैं आपको, ये होगा अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 यानी कि आवेश के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती, ये इस तरीके से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को, जो आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटा कर व्युत्क्रमानुपाती दोनों हटा करके यहाँ पे के एक नियतांक के रूप में लगा दिया गया। किसके रूप में, नियतांक के रूप में। अब यहाँ नियतांक किस लिए लगा दिया, क्योंकि के की वैल्यू जो होगी आगे चलकर वो सिर्फ एक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। एक से ज्यादा तब होगी जब यहाँ पे पार्टिकल बदल जाया करेंगे। कोई प्रोडक्ट है जैसे मान लीजिए कागज है या रबड़ है या कांच है, ये सब चीजें बदलती रहेंगी तब एक की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, ये हो गया फार्मूला, ये है कूलाम का पहला फार्मूला। तो कूलाम के नियम से जो उन्होंने बताया इस तरीके से। अब इसमें क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, कैसे किन किन चीजों का मान आता है, किस किस चीजों से, और क्या क्या चीजें और क्या क्या जगह पे रखी जाती है, के स्थान पर कौन कौन सी चीजें और रखी जाती है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार उतार लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे इसी फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। ठीक है, कॉपी में। ठीक,
शुरू करते हैं अब आगे इसके। चलिए देखिए, अब कूलाम के नियम में अभी हम लोगों ने जाना, यहाँ पर क्या क्या जाने, यहाँ पर जाने हम लोग कि यहाँ पर F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब इसमें किए नियतांक के लिए हम लोग कई चीजों को रखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या क्या चीज रखा जाएगा। इसके की जगह पे रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रखा जाएगा। अब यहाँ हर एक चीज के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। देखिए ये एक वैल्यू हो गई 1/4 पाई, ठीक, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की अलग वैल्यू होती है, 4 पाई ये एक अलग वैल्यू है, ठीक है। इन सब चीजों को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ सबसे पहले चीज अगर हम लोग देखें, एक चीज और ध्यान रखिए कि एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन, ठीक है। एक होता है एप्सिलॉन नॉट और एक क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 8.85, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, फैरड प्रति मीटर, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये सब चीजें दी गई हैं पूरा, इसको लोग हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पर ये सारी इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे अगर एक तरीके से, तो ये होगा 22/7 और एक होता है 3.14 होता है, ठीक। तो इस वैल्यू को पूरी तरीके से रख कर और इसको सॉल्व किया जाएगा तभी आपकी वैल्यू, इसकी भी एक वैल्यू होगी पूरी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी 9.0 इंटू 10⁹ होता है, ठीक। तो ये इसकी जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग, ठीक है, किस तरीके से है कैसे है इसको हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है। और आपको जो समझ में इसमें ना आया हो उसको आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। और जो आपको समझ में ना आया उसको आप कमेंट करिएगा। और इस चीज को हम लोग दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है।